हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनली क्या में स्वागत है। और यहाँ पे जीके जीएस और यूपी पुलिस की जो हमारी सीरीज शुरू की गई है, तो उसके आपके यहाँ पे टेस्ट 4 को देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आपको जवाब करना है कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, अमृत उद्यान कहाँ है। अमृत उद्यान की बात की जा रही है, तो ये तो नई दिल्ली में है। अमृत उद्यान, पहले इसका नाम जो है मुगल गार्डन था, ध्यान रखना है, मुगल गार्डन। और 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका नाम बदल करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक दूसरा गार्डन है, उसके बारे में पूछा जाता है, रॉक गार्डन, जो कि आपका चंडीगढ़ में है। तो इसको भी याद रखिएगा, चंडीगढ़ रॉक गार्डन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपकी द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। गुलामों का गुलाम यानी ऐसा कौन पर्सन था जो एक गुलाम का गुलाम भी बना, यानी गुलामों का गुलाम। यानी एक मान लीजिए, एक यहाँ पे पर्सन, एक सबसे ऊपर, उसके बाद एक यहाँ पे, उसके बाद जो है तब जाके यहाँ पे कौन है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये बाबर जो था उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे ऊपर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके नीचे बाबर का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था, यहाँ पे इल्तुतमिश था। ठीक है, और इसी इल्तुतमिश से, ठीक है, इसी इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो लड़की थी उसके क्या किया था, शादी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है कुतुब मीनार की जो नींव डाली गई थी, उसको जो है पूरा कराने का काम कौन किया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगर आपसे कभी पूछे कि तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी इस्लाम जो यहाँ पे आपके भारत में स्थापित हुआ, उसका जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका। अक्रिय गैसों की संख्या है। अक्रिय जो गैसें हैं उनकी बात की जा रही है। अक्रिय गैसों की संख्या कौन कौन से हैं, आपका पहले तो हीलियम रहेगा, फिर उसके बाद नियॉन रहेगा, फिर आर्गन रहेगा, फिर क्रिप्टन रहेगा, फिर जीनॉन रहेगा, और फिर जो है रेडॉन रहेगा। तो आपके पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 जो है अक्रिय गैसें हैं, यानी जिसके अंतिम कोष क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूरा जो है भरे होते हैं। इसको छोड़ करके बाकी सभी के, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन, सभी के अंतिम कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, केवल हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में 2 ही जो है इलेक्ट्रॉन ही टोटल हैं। अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न को जवाब करेंगे यहाँ पे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम जो है घनत्व किसका होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, गैस, गैस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बात यहाँ पे करें जो है, जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा किसका, उच्चतम जो घनत्व वाला एक तत्व होता है उसकी अगर आप बात करेंगे तो वो आपका ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑस्मियम जो होता है वो सर्वाधिक आपका घनत्व वाला तत्व होता है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम जो है इसकी क्या विशेषता है, तो ये जो है क्या होता है कि केवल कमरे के तापमान पे ही जो है क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। बाकी जो है ये आपका जो है क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और सोडियम को ही जो है किस में रखा जाता है, तो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पे बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या बन रहा है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। द्वैध शासन जो प्रणाली है उसकी बात की जा रही है। तो द्वैध शासन प्रणाली की स्टार्टिंग जो की गई थी 1765 में की गई थी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई, यानी 1765 में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई। ठीक है, 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बात करें रॉबर्ट क्लाइव को, इसको क्या जो है ब्रिटिश जो भारत था,
जैसे कि जब तक अंग्रेज यहाँ पे रहे उनकी बात की जाए तो ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है। एक कम ही लोगों को पता रहता है ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि वारेन हेस्टिंग हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी भी कुछ स्पेशलिटी रही है, तो उन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो द्वैध शासन था इसको इसने 1772 में समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को स्टार्ट किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने 1762 में, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया 1772 में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा प्रणाली की क्या किया था, शुरुआत किया था इसने। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये जो है भारत में सहायक संधि के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि का जनक। और भारतीय सिविल संहिता आप कह सकते हैं, या जो है आपका सिविल का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या बन रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ पे उच्च नहीं उच्चतम रहना चाहिए था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए कि मुख्य न्यायाधीश को द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उच्च जो न्यायालय होते हैं उनके भी यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश उनकी सलाह पर कौन, राष्ट्रपति ही जो है उनकी भी नियुक्ति करता है। जो उच्च न्यायालय आपके जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस होंगे उनकी एक सलाह पर। तो आगे यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और इसको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, तो उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, बाजार और मेला जो होते हैं वो राज्य सूची के विषय में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी सूचियाँ हैं उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, जो हमारी अनुसूचियाँ हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। तो उसको हम जो है एक साइड लिखेंगे मूल और एक साइड लिखेंगे वर्तमान, यानी मूल संविधान में और वर्तमान संविधान की बात की जाएगी कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पे जो हमारी अनुसूचियाँ हैं 3 प्रकार की, एक है संघ, एक है राज्य और एक है समवर्ती सूची। तो पहले हम लिखेंगे संघ सूची, यानी संघ की सूची की मूल संख्या क्या है, वर्तमान संख्या क्या है। उसके बाद लिखेंगे राज्य, यानी राज्य में जो है वर्तमान में कितनी सूचियाँ हैं, जो है आपके कौन कौन से जो है उसके ऊपर। उसके बाद समवर्ती सूची, सबसे लास्ट में लिखेंगे समवर्ती सूची, जिसको हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको। तो यहाँ पे संघ, राज्य, समवर्ती, ये हमारी जो है 3 अनुसूचियाँ होती हैं। अब क्या देखिए, जैसे कि हमारी संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 100 हो गए, यानी 3 की इंक्रीजिंग ना होकर के इसमें यहाँ पे, अच्छा इंक्रीजिंग यहाँ पे हुई, डिक्रीजिंग किस में होगा उसको भी हम देखेंगे। जैसे राज्य हमारा, इसमें डिक्रीजिंग हुई है, इसमें कमी हो गई है, लेकिन जो संघ है इसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, इसमें इंक्रीजिंग हुई है, राज्य में डिक्रीजिंग हुई है। अब यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची 47 पहले थी, अब क्या हो गया, इसको 52 हो गया है, यानी इसमें भी इंक्रीजिंग हुई है, केवल डिक्रीजिंग किस में, राज्य में हुई है। कुछ जैसे आपके विषय होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि उन विषयों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे आपके जैसे कि कुछ विषय होते हैं, जैसे कि आप जिनको लिखते हैं कि राज्य सूची में कौन आएगा, कौन संघ सूची में आएगा, तो हम संघ सूची के विषय को लिखते हैं पहले। जैसे कि संघ सूची में आपका, जैसे कि पूछ लिया कि रक्षा किस में आएगा, जो रक्षा मामले होते हैं, विदेश मामले होते हैं, चुनाव आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, रेलवे, बैंकिंग, ये सब किस में आएंगे। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव आयोग की बात की जा रही है, वित्त जो होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आएंगे, संघ के अंदर आते हैं। अगर राज्य की बात करेंगे, जो स्टेट है उसकी बात करेंगे, तो पुलिस हो गया। ठीक है, पुलिस हो गया, सार्वजनिक पंचायत हो गया, ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस, पंचायत, ये सब राज्य में आएंगे। और जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि, सिंचाई, ये भी हमारे इसी सब में आएंगे। टोल टैक्स जो होते हैं, स्वास्थ्य भी आपका इसी में आता है।
और अगर आपका जो हमारे समवर्ती सूची है, जो तीसरी सूची है, उसकी जब बात करेंगे आपके समवर्ती सूची के, तो क्या है कि जैसे कि शिक्षा हो गया, एजुकेशन, शादी, शादी विवाह भी इसको इसी में रखा गया है। समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, इनको भी आपका किस में रखा गया है, वो भी समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। जो आपके रोजगार हैं, जो आपकी भर्तियां निकाली जाती हैं, उनकी जब बात करेंगे तो ये भी किस में आएगा, आपका समवर्ती सूची के ही विषय में आता है। अच्छा, आपका जो अभी मैंने जो है पीछे आपका यहाँ पे बाबर शायद बताया था इस चीज़ का, तो यहाँ पे बाबर यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि बाबर तो आपका जो है मुगल वंश में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम ये दिल्ली सल्तनत में देख रहे हैं, तो ये आपका रद्द हो गया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम रहेगा यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न है, भारत में पहली अखबारी कागज़ मिल कहाँ स्थापित की गई थी। पहले जो है अखबारी कागज़ मिल की बात की जा रही थी, इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये आपका सही उत्तर इसका क्या बनेगा, तो उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो 8वें प्रश्न की अगर बात करेंगे तो जो पहला अखबारी कागज़ स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, वो भी नेपा नगर में, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में, नेपा नगर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। तो भारत का सबसे बड़ा अखबारी जो कागज़ बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, नेपा नगर में बनाया जाता है, मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अगर आपकी बात करें तो सहारनपुर जो होता है कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है। सिंचाई के लिए जो आधुनिक विधि है वो कौन सी है, उसकी बात यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिप जो सिंचाई होती है वो क्या होती है, सिंचाई की आधुनिक विधि के अंतर्गत आती है। इसको जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपिकल सिंचाई भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसी को जो है एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ट्रिपिकल सिंचाई। अब जैसे चेन पंप है, चेन पंप क्या है कि जैसे कि आपका एक चेन लगी रहती है, तो उसी के ऊपर जैसे कि इस प्रकार से बाल्टी लगा देगी, जैसे आपका रहट में होता है, रहट में भी आपका कुछ इसी प्रकार से बाल्टी लगाई जाती है, लेकिन उसके बीचों बीच चेन नहीं होती है, उसके क्या होता है, साइड साइड में चेन होती है, बीच में इस प्रकार से बाल्टियाँ होती है। लेकिन अब चेन वाला जो ऐसे चेन रहेगी उसके ऊपर रहेगी, लेकिन इसमें क्या होती है, दोनों साइड आपकी चेन बनी रहती है, जो रहट आपकी होती है। पुल प्रणाली सिस्टम, जैसे कि आपका कुआँ हो गया, इस प्रकार से आपका कुआँ कोई है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे पुल्ली लगा के, और यहाँ से रस्सी से फिर जो है इसमें बाल्टी लटकाई जाती थी, पुल्ली वाला सिस्टम जो था। ठीक है, तो ये आपका था, और ये आपका चेन पंप का सिस्टम था, और यहाँ पे जो है राहट वाला सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा यहाँ पे आएगा। अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो जो चीनी का कारखाना है वो सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, चीनी का जो कारखाना है वो आपका द्वितीयक में आएगा, क्योंकि इसमें जो है विनिर्माण और निर्माण की जो चीज़ें होती हैं उनकी बात की, तो चीनी का कारखाना में क्या होगा, वहाँ पे चीनी से जो प्रोडक्ट बनने वाले होंगे या चीनी भी यहाँ पे बनाई जा रही है, उन चीज़ों को यहाँ पे निर्मित किया जाएगा, तो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। अब जैसे पहले में क्या होता है कि जैसे कि आपका खेती हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया, जहाँ से मतलब पहली बार उत्पाद कोई भी निकल करके आता है, जैसे कि मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जो है किस में आएंगे, प्राथमिक वाले क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें जो थर्ड वाला रहेगा, थर्ड वाला क्या आएगा, जैसे कि व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, और ये सब जो है चीज़ें किस में आएंगी, आपके तृतीय क्षेत्र में। जो आपके यहाँ पे आर्थिक जो क्षेत्र बनाए गए, आपके यहाँ पे 3 डिवीजन जो बनाए गए, पार्ट बनाए गए, उसमें जो है तीसरे पोर्शन में इसको रखा गया है, किसको, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग, शिक्षा और व्यापार, ये सब चीज़ें जो है तृतीय वाले में आएंगे। आगे देखिए और अगले का जवाब करेंगे, अगला सही उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में किस काल में भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। तो कौन से शासनकाल की बात की जा रही है, तो कौन से शासनकाल की बात यहाँ पे हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा मुगल काल। ठीक है,
जैसे कि इसमें आपने स्थापत्य कला का भी देखा होगा, जैसे कि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वैसे जो है अशोक के शासनकाल में भी कई बहुत सारे स्तूप बनाए गए, जैसे कि आपका अशोक चिन्ह हमने जो लिया है सारनाथ स्तंभ से लिया है, उन चीज़ों की बात करेंगे। सांची का स्तूप बनवाया गया उसकी बात करेंगे। आपके जो गुफाएं बनवाई गई हैं आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर जो पहुंची थी सबसे ज़्यादा जो है मुगल काल में, क्योंकि उससे पहले जो है आपके यहाँ पे जो भारतीय कला थी उस तो विकसित हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम शैली का जो विकास किया गया अधिकतर जो है इस शासनकाल में आके, और यहाँ पे क्या हुआ दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी उसको विकास किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन सी है? मिश्रित खेती जो होती है उसकी विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक साथ पशु और फसलों की जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। यानी 2-4 तो गाय रख लिए, उसके बाद खेत भी वहीं पे कर रहे हो, उस खाद का यूज उसी में कर रहे हो खेत में अपने, तो वो सब चीज़ जो क्या है मिश्रित खेती में आपका आ जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद का सबसे बड़ा, मलिहाबाद जो है किसके? दशहरी आम के लिए जाना जाता है। एक आम की दशहरी आम की जो प्रजाति है उसकी बात की जा रही है। जैसे अल्फांसो आम जो आपका नेशनल फ्रूट है उसकी बात की जा रही है। जो राष्ट्रीय फल है आम, वो आपका अल्फांसो आम की प्रजाति है जो कि आपके महाराष्ट्र की एक प्रजाति है, तो उसके बाद आपका की जाती है। जैसे आम की कुछ किस, जैसे कि चौसा हो गया, आपका फाजिल आम हो गया, सफ़ेदा हो गया, ये सब जो है किस में आते हैं? ये सब आम की प्रजातियाँ हैं। प्रश्न है सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित कब किया जाता है? इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका फसलों की बुवाई से पहले ही जो है इसको निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फसलों की बुवाई से पहले ही, ये नहीं कि फसल को देख लिया गया भैया कमज़ोर फसल है तो इसका कम रेट लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बुआई से पहले ही इसको डिफाइन कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। और मैंने ऑलरेडी ही जो है जो 2023 की जो MSP है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं आराम से जा कर के, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और 1965 में जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला जो आपका एक आप कह सकते हैं टर्म जो सामने आया वो 1965 पे निकल करके आया था, और 1971 से जो है इसको हम लगातार यूज करते चले जा रहे हैं। कृषि और लागत मूल्य आयोग के द्वारा इसको जारी भी किया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। माउंट कोइत्स्को कहाँ है? माउंट कोइत्स्को पहले आपको ये देखना है कि पर्वत एक है, ये है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसकी जो है आपका ऊंचाई की बात करेंगे तो 2228 मीटर है, ठीक है। 2228 मीटर माउंट कोइत्स्को। आपका ऑस्ट्रेलिया की एक झील है जो सबसे बड़ी झील है, आयर झील है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे गहरी भी है आयर झील, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो भी आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप भी है और एक महादेश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी धरती भूमि के रूप में भी जाना जाता है, प्यासी भूमि भी कहा जाता है, कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसके दक्षिण पूर्वी तट पर है। निम्न में से मूल संविधान में नहीं था, यानी ये जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, विकल्प दिख रहे हैं, उसमें से मूल संविधान में कौन नहीं था? तो संघ और राज्य क्षेत्र तो थे ही, नागरिकता थी ही, मौलिक अधिकार थे ही, लेकिन कौन? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको शामिल कब किया गया? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। किसमें? हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, इसकी संख्या 11 है। 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 कामें है और भाग 4 कामें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 4 कामें, इसको हमने रूस के संविधान से लिया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए।
अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 की बात की जा रही है, किससे संबंधित है? तो ये महान्यायवादी से संबंधित है। ध्यान रखें किससे? महान्यायवादी से। प्रधानमंत्री से बात करेंगे, जो मंत्री परिषद होती है, अनुच्छेद 74 आर्टिकल जो है 74, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए आपका 63 आर्टिकल जो होता है 63, आर्टिकल जो 63 है वो किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है। अगर बात करें यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस की बात की जा रही है, तो इसको कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। कौन? पुलिस स्मृति दिवस के रूप में। तो इसको जो है 1959 हमारे जो है एक छोटी सी जो लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे पुलिस शहीद हुए थे, 10 पुलिस शहीद हुए थे। तो चीन से जो है एक मुठभेड़ में जो हमारे 10 पुलिस शहीद हुए थे, तो उन्हीं शहीदों को जो है हमें याद करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अक्टूबर 1959 में जो है शहीद हुए थे, तो इसीलिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 13 नवंबर जो है, 13 नवंबर 1952 को जो है 1952 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कलर्स प्रदान किए गए। जैसे कि आप जब भी देखते होगे इस प्रकार से आपका कोई भी कलर, मतलब जैसे कि कोई भी डिजाइन देखोगे तो उसमें क्या होगा, ऐसे इस प्रकार से अगर पट्टी बनी है तो क्या होगा, एक साइड आपका जो है ऊपर साइड इधर ब्लू रहेगा और इधर जो है रेड रहेगा, डार्क रेड रहेगा, ठीक है। तो जो आपका एक साइन बनता है किसका बनता है? पुलिस का साइन बन जाता है। आगे देखिए और यहाँ पे जवाब करेंगे, किसका सही उत्तर क्या बनेगा? कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट से तात्पर्य है, तो कंप्यूटर की भाषा में जो है एक बाइट से तात्पर्य क्या हो जाएगा? 8 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है, 8 बिट्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 0 या एक बाइनरी यहाँ पे जो डिजिट है उसका मतलब क्या होता है? एक बिट होगा केवल, ठीक है, एक बिट होगा, बिट्स नहीं यहाँ पे रहेगा। 4 बिट्स का मतलब क्या होता है? एक निबल होता है, ठीक है, यहाँ पे निबल हो जाएगा, ये निबल है। अब यहाँ पे 8 बिट्स तो आप देख चुके हैं। जैसे और इसमें आपसे पूछ सकता है कि 1 KB बराबर कितना होगा, तो 1024 बाइट्स होगा। अब 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 बराबर KB बराबर 1 GB हो जाएगा। तो 1 GB जो है आपका, उसके आगे जब करोगे 1024 GB, तो उसका क्या हो जाएगा? 1024 GB के बराबर। तो यहाँ पे जो है देखो, अच्छा यहाँ पे जो है MB होगा, 1024 KB बराबर ये MB रहेगा, ठीक है, 1024 MB, तो 1 GB आपका बनेगा। एक चीज़ गड़बड़ है, यहाँ पे MB छूट गया था, तो 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB हो गया। अब यहाँ पे इसी को मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ ताकि एक ही बार में जो चीज़ें आपकी आ जाए सभी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 GB हो गया, तो 1 GB जब हो गया तो उसको क्या करेंगे आप, 1024 जो है यहाँ पे बना लीजिए, 1024 GB इसको करिए, 1024 GB। जब 1024 GB करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 TB हो जाएगा। टेराबाइट की बात करेंगे तो जब 1024 टेराबाइट होगा तो क्या बनेगा? एक एक जो है यहाँ पे PB बन जाएगा, पेंटा बाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है GB तक याद रखना है, उसके ऊपर जो है अधिकतर समय नहीं पूछा जाता है, तो आपसे पूछा भी जाएगा तो आप एक बार थोड़ा सा जो है कंफर्म कर लीजिएगा देख के, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार की बात की जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग, नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है, इसके द्वारा इसको दिया जाता है, USA। अगले प्रश्न को देखिए,
अगर कोई प्रश्न आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि गलत बता दिया गया तो उसको आप कमेंट करिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको जो है आपका सही किया जाएगा। स्पिन एंड अदर टर्न्स किसकी पुस्तक है? स्पिन एंड अदर टर्न्स जो है किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा की हो जाएगा। सेनवार्न की जो है फेमस जो आपकी बुक है वो नो स्पिन है, ठीक है। नो स्पिन जो है सेनवार्न की फेमस बुक है। एमएलसी का पूर्ण रूप, एमएलसी तो क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अब भारत में इस समय जो है केवल 6 राज्यों में ही जो है क्या है? एमएलसी का सिस्टम है, यानी विधान परिषद। एक तो विधानसभा होता है, एक दूसरी क्या होती है? विधान परिषद होता है, ठीक है। राज्यों में जो है उच्च सदन का काम करता है तो विधान परिषद। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे आप लिखेंगे यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद लिखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट बगल में कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक के बगल में कौन है? तेलंगाना, और तेलंगाना के बगल में कौन है? आंध्र प्रदेश। पहले जो है 7 हुआ करते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यहाँ पे केंद्र शासित बना दिया गया तो उसको जो है यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, वहाँ पे हटा दिया गया है सिस्टम। थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, एमएलसी के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है, यानी कम से कम आपकी उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? का परिणाम शहरीकरण है, यानी किस वजह से जो है गाँव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन। लोग जो है रोजगार की तलाश में, उन लोगों को ये रहता है कि अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिलेगी, रहने की सुविधा जो है वो थोड़ा सा गांव से बेहतर वहाँ पे होगी, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास रोजगार रहेगा, सारी चीज़ों, इसी वजह से क्या हो रहा है? गांव से शहरों की ओर जनसंख्या क्या है? पलायन। इसी को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आमतौर पर किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? तो जो ये आपका यहाँ पे पुलिस स्टेशन का पदाधिकारी होता है, कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। ध्यान रखें, कौन? इंस्पेक्टर या निरीक्षक या दरोगा, जो भी कह सकते हो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये आपकी स्क्रीन पर रहा आखिरी प्रश्न, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, ठीक है। मानवाधिकार जो आपका एक संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के समकालीन है, उससे जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो स्थापना की गई थी मानवाधिकार आयोग की जो है तो 1993 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है 1993 में, और जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लगा, टेलीग्राम पे जुड़ो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे भारत चंबी आशीष सर। थैंक यू।